हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोग हैं। तो कुंभज क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखो, आज अपन बात करने वाले हैं, विशेष चर्चा है क्योंकि लेव असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें अपना जो लेव असिस्टेंट की पोस्ट है वो साइंस में 1000 के करीब आने वाली हैं, जिसके लिए अपन को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले हैं, तो इसमें लेव असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज अपन इसके सिलेबस की बात करने वाले हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं साइंस वाले पोर्शन में। 2 पेपर होते हैं इसके, एक जीके वाला और एक सब्जेक्ट वाला। पहले के टाइम पर जैसे 2016 में हुआ था, 2018 में हुआ था, उस टाइम पर एक ही पेपर था जिसमें 50 क्वेश्चन अलग से जीके वाले पोर्शन के आते थे और 100 क्वेश्चन साइंस वाले पोर्शन के आते थे। लेकिन अभी पिछले साल जैसे 2022 की वैकेंसी देखें तो 2022 की वैकेंसी में यहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया, अर्थात पेपर ही 2 कर दिए, एक जीके वाला और एक साइंस वाला। तो इसमें अलग अलग दोनों में 40% का क्राइटेरिया रखा गया है जो अपन को क्वालिफाई करना है। तो साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अपन को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है, जिसके अंतर्गत अपने 100 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन आते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं तो 33 क्वेश्चन तो आएंगे बायोलॉजी के, 33 क्वेश्चन ही आएंगे केमिस्ट्री के और 33 ही क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के। लेकिन ये तो 99 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं जी? 99 क्वेश्चन। अब देखो, जो एक क्वेश्चन है वो जिस तरीके का पेपर आएगा उस तरीके पर लेवल करेगा। यदि केमिस्ट्री वाला पोर्शन में अगर हार्ड क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का डाल देंगे, फिजिक्स में भी डाल सकते हैं और बायोलॉजी में। अर्थात यहाँ देखें तो एक एक क्वेश्चन कहीं भी ऐड हो सकता है, इसलिए अपन नॉर्मल आइडिया रखें तो अपने 33 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने आने वाले हैं जी? 33 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसकी अपन परिचर्चा आज करने वाले हैं। और देखो, इस पेपर को RSSM भी लेती है, जिसका सिलेबस पूरा ही क्लासिफाई कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस लेवल के आएंगे, ये अपन बात कर लेंगे। क्योंकि आपको देखेंगे कि पिछले साल के पेपरों की बात करें तो यदि अपन बात करें, अपने केमिस्ट्री के अंदर 10 यूनिट दे रखी है और 10 यूनिट से अगर बात करें तो 3-3 क्वेश्चन का क्राइटेरिया रहना चाहिए। लेकिन अपन बात कर लेंगे कि ये 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट से आएंगे, ये कहां से आने वाले हैं, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी मैं आज बात करने वाला हूं। तो ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और मैं आपको बताने वाला हूं कि 33 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन किस तरीके से आप राइट केमिस्ट्री में कर सकते हो। आगे बात समझ में। और सारे क्वेश्चन आपको हुबहू सीधे सीधे नोट से मिल जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस आते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूला बेस ही मिलने वाले हैं। क्योंकि आज तक का यदि आरपीएससी का ट्रेंड देखें या RSSM का देखें या नीट का देखें तो सभी में यदि फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो सीधे सीधे फॉर्मूला बेस ही आते हैं, इससे ज्यादा अप्रोच वो कर ही नहीं पाते हैं। आगे बात समझ में जी। तो करें स्टार्ट सिलेबस। राजस्थान लेव असिस्टेंट के सिलेबस की बात करने वाले हैं। 33 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा। 33 क्वेश्चन अपने रहेंगे 66 मार्क के। ये अपन अप्रोक्सीमेट मान लें तो 65 मार्क्स लगा लें। अपन केमिस्ट्री में कितने लगा लें? 65 मार्क्स। आगे बात समझ में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिएगा, पाठ्यक्रम में अपने 10 इकाई दे रखी हैं। कितनी इकाई दे रखी हैं जी? 10 इकाई दे रखी हैं। सबसे पहले जो यूनिट है वो है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म। तो देखो, आवर्त सारणी क्लास 11th का 3rd चैप्टर है, क्लास 11th का 3rd चैप्टर है, और परमाणु गुणधर्म क्लास 11th का ही 2nd चैप्टर है जी। कौन सा चैप्टर है? 2nd चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले आपको क्लासिफाई कर रखा है इसमें क्या क्या अपने को पढ़ना है। तो देखिएगा, सबसे पहले परमाणु के मूलभूत कण, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अपन कंप्लीटली बात करेंगे। चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है, डिस्कवरी किसने की थी, कौन कौन से अपने को एक्सपेरिमेंट करने हैं, उन सभी की बात अपन यहां कर लेंगे। सेकंड आता है रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, इसकी बात करेंगे। क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या में आपको n पढ़ना है, l पढ़ना है, ml पढ़ना है और s पढ़ना है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, अर्थात इलेक्ट्रॉन फिलिंग अपना को कंप्लीट पढ़ना है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत पढ़ना है। आवबाव प्रिंसिपल पढ़ना है।
कक्षकों के प्रकार पढ़ने कि एस किस आकार का होता है, पी किसका होता है, डी किसका होता है और एफ किसका होता है। हॉर्न्स का नियम पढ़ना है और आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात 118 जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं उसको अपन को कंप्लीट पढ़ना है। परमाणु के गुणधर्मों में परिवर्तन जैसे आकार क्या होता है, आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है और विद्युत दृढ़ता क्या होती है। अर्थात यदि मैं बात करूं तो क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, ये दोनों चैप्टरों की बात करेंगे कंप्लीट, जिसके अंतर्गत आपको यहां से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन। अब मैं आपको बता देता हूं कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहां से आ सकते हैं। तो देखिएगा एक क्वेश्चन तो यहां से आ जाएगा परमाणु के गुणधर्म से, तो ज्यादातर आयनन विभव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में आपको एक इलेक्ट्रॉन फिलिंग का दे देगा। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में अपन आभाव सिद्धांत पढ़ते हैं, N+L पढ़ते हैं, हॉर्न्स पढ़ते हैं और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ते हैं। एक यहां से आ जाएगा। और ज्यादातर एक क्वेश्चन यदि पूछेगा वो तो या तो पूछ लेगा क्वांटम नंबर से या परमाणु के मूलभूत कण, यहां से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए दोनों ही जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका कुछ पार्ट अपने को सेकंड ग्रेड में भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है अपना सेकंड यूनिट एस एंड पी ब्लॉक। एस एंड पी ब्लॉक के तत्वों की बात करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, उसके बाद अक्रेंस अर्थात प्राप्त कहां से करते हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद में कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था शो करते हैं उसकी बात करेंगे, उसके बाद में भौतिक एवं रासायनिक गुणों में प्रवृत्तियां अर्थात भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण, इनकी बात करेंगे, और अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है। अर्थात यदि अपन यहां बात करेंगे तो ओनली ऑन आकार की बात करेंगे, क्योंकि आपको देगा डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो उसमें कौन सा इफेक्ट काम करेगा, अक्रिय युग्म प्रभाव। आगे बात समझ में। इसके बाद में थर्ड यूनिट दे रखी है अपने को रासायनिक साम, इसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, तो देखो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक आप जानते ही हो, या तो टेम्परेचर करता है या प्रेशर करता है या कंसंट्रेशन करती है। 3 ही इफेक्ट हैं अपने को जो पढ़ने होते हैं। इसके बाद में उत्क्रमणीय एवं अंतक्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक साम्य के नियम क्या क्या है। रासायनिक साम्य के नियम 2 हैं, केपी और केसी, ठीक है, और ली साथलीय प्रिंसिपल। तो एक क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाएगा सीधा सीधा। इस तरीके से 3 यूनिट है आपके, और 3 यूनिट में पूरा क्लासिफाई कर रखा है अपने को क्या क्या पढ़ना है। आगे जी बात समझ में, बोलो भाई। इसके बाद में नेक्स्ट 4th यूनिट की बात करेंगे अपन। 4th यूनिट क्या दे रखी है, आयनिक साम्य। तो देखो क्लास 11th में एक ही चैप्टर है जो रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य दोनों को क्लासिफाई करता है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले अम्ल क्षार के बारे में पढ़ना है, फिर अम्ल क्षार साम्य क्या होता है, पीएच का मान क्या होता है, सम आयन प्रभाव क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, और अम्ल क्षार के अनुमापन क्या होते हैं। अर्थात अम्ल के साथ में कौन कौन से अपन इंडिकेटर यूज करते हैं, क्षार के साथ में कौन कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद है गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था वैसे तो अभी नए सिलेबस में बात करें एनसीईआरटी में तो हटा रखा है, लेकिन अपन को पढ़ना है इसको। तो देखो गुणधर्म पढ़ने पहले गैस क्या होती है, इसके बाद में बॉयल का नियम क्या होता है, चार्ल्स का नियम क्या होता है, आवोगाद्रो का नियम क्या होता है, डाल्टन्स का नियम पढ़ेंगे अपन, आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे, ग्राहम का विसरण नियम पढ़ेंगे, और गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ेंगे। अर्थात ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो इसमें से ग्राफ का पूछता है जी, एक तो आएगा ग्राफ, एक आइडियल गैस पर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, एक क्वेश्चन तो वहां से आ जाएगा, और एक आ सकता है गैसों का अणुगति सिद्धांत, जिसके अंतर्गत अपन बीआरएमएस पढ़ते हैं, बीएमपी पढ़ते हैं और बी एवरेज पढ़ते हैं। आगे बात समझ में, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के छोटा सा पार्ट है ये, उसमें गुणधर्म, द्रव क्या होते हैं, वाष्प दाब क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, और श्यानता क्या होती है। अर्थात आपको श्यानता पूछ लेगा, जैसे दे देगा एल्कोहल, शहद और पानी, इन सभी में से सबसे ज्यादा श्यानता किसकी है, तो श्यानता किसकी होगी, शहद की होगी, क्योंकि बहने के गुण को रोकने वाला ही तो होता है ये श्यानता, इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। इसके बाद में ठोस अवस्था, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ठोसों के गुणधर्म पढ़ेंगे पहले तो कि ठोस क्या क्या होते हैं, उसके बाद में ठोसों का वर्गीकरण करेंगे अपन, उसके बाद में इकाई कोश का क्या होती है, यूनिट सेल, और उसके टाइप कौन कौन से, जैसे एससीसी, बीसीसी, ईसीसी,
इसके बाद में क्रिस्टलन संकुलन अर्थात एससीसी कितनी होती है, बीसीसी कितनी होती है, ईसीसी कितनी होती है, एससीसी की कितनी होती है, इन सभी की अपन बात करने वाले हैं। सामान्य आयनिक यौगिकों की संरचना, जैसे आपको दे देगा NaCl, CHCl, KCl, ETC, इन सभी की क्या पूछ लेगा, संरचना पूछ लेगा। इसके बाद में क्रिस्टल में त्रुटियां, फ्रेंकल दोष और शॉर्ट की दोष, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इनके हर बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले पेपरों का यदि स्टडी करेंगे ना तो यहां से आपको 200 से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 है बिलियन। अब देखो बिलियन और द्रव अवस्था एक ही बात है। अब ये फ्री के नंबर है, 6 क्वेश्चन आएंगे यहां से और 6 में 12 मार्क्स का रहेगा ये। अब देखो बासुदाब भी अपन यही पढ़ते हैं, बासुदाब सॉल्यूशन चैप्टर में ही पढ़ते हैं अपन क्लास 12th में। तो देखो विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है और बिलियन क्या होता है, इसकी बात कर लेंगे। बिलियन की सांद्रता, बिलियन की सांद्रता सबसे पहले मोलरिटी, कैपिटल एम, स्मॉल एम मोलरिटी, कैपिटल एन नॉर्मेलिटी, कैपिटल एफ फॉर्मेलिटी, मोल विन और भार प्रतिशत। यहां से एक न्यूमेरिकल आएगा आपको, कितना आएगा जी, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। फिर उसके बाद में बिलियनों के प्रकार, गैसीय विलयन क्या होता है, द्रव्य विलयन क्या होता है, ठोस विलयन क्या होता है। इसमें एक ये 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं जी। कितने टाइप्स के, 9 टाइप्स के सॉल्यूशन बनते हैं, जिसकी एक टेबल बनाएंगे अपन। क्या बनाएंगे, टेबल। इसके बाद में राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे अपन। राउल्ट्स का नियम क्या होता है, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं, विलयनों के अनुसंग गुणधर्म होते हैं, जैसे RLBP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे अनुसंग गुणधर्म हैं। 2016 में तो बस यही क्वेश्चन पूछा गया था, अनुसंग गुणधर्म होते क्या हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे उन्हें क्या कहते हैं जी, अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण और सामान्य गुणधर्म, अर्थात आपको IUPAC नेम पढ़ना है, IUPAC पढ़नी है एक तो, और सामान्य गुणधर्म पढ़ना है। तो देखो IUPAC नामकरण पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रॉन स्नेह नाभिक स्नेह क्या होते हैं इसकी बात करेंगे, प्रेरण प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे प्रतिस्थापन क्या होती है, योगात्मक क्या होती है और विलोपन क्या होती है, इनकी बात करेंगे। अनुनाद क्या होता है, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, अतिसंयुग्मन, और त्रिविम प्रभाव क्या होता है, इसकी बात करने वाले हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन आइसोमेरिज, इसे बोलते हैं समावयवता। आइसोमेरिज एक तो होती है स्ट्रक्चरल संरचनात्मक और एक होती है त्रिविम, इसकी बात करेंगे। यहां से भी आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो कहां से आएंगे, एक तो IUPAC नाम आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेह या नाभिक स्नेह को पूछ लेगा और एक आध आपको आइसोमेरिज पूछ लेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो प्रकार पूछेगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरीन। एरीन को बोलते हैं बेंजीन। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन के विरचन, विरचन का मतलब है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लेंगे अपन। इसमें भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अर्थात फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेगा। तो देखो बच्चों, लैब असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट मैं आपको देखो लैब असिस्टेंट में यदि बात करें अपन तो अपने को केमिस्ट्री के अंदर 10 यूनिट पढ़नी है। कितनी यूनिट पढ़नी है, 10 यूनिट पढ़नी है। लेकिन एक्चुअल में 10 यूनिट नहीं है, कम से कम अपने को इसके लिए अगर मैं बात करूं 10 यूनिट है। यदि पेपर के तरीके से बात करें तो ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस है ये है अपना 30 ओवर का, अर्थात 30 घंटे का सिलेबस है। ये 30 घंटे का सिलेबस है, जिसके अंतर्गत अपने को जनरल भी पढ़ना है कुछ। जैसे इसमें दे नहीं रखा जनरल, अपने को मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मोल संकल्पना, क्योंकि मोल संकल्पना आएगी ना तभी जाकर के आपको कंसंट्रेशन टर्म समझ में आएंगी, तभी जाकर के आपको बिलियन वाला चैप्टर समझ में आएगा। और ऊपर वाले चैप्टर भी, जैसे पहला दे रखा है ना आवर्त सारणी और वो वाला चैप्टर है, वो तभी समझ में आएगा जब मोल कॉन्सेप्ट अपन पढ़ लेंगे। लेकिन यदि बात करें कि यहां से कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है फिजिकल केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट।
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होती है भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान। सेकंड होती है अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है। और थर्ड होती है कार्बनिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान। सीधा सीधा याद कर लो, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत भौतिक रसायन विज्ञान के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी प्रश्न आएंगे, आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे फॉर्मूला बेस होंगे, अर्थात सूत्र लगेगा उसमें, सीधा सीधा सूत्र बेस आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में अकार्बनिक रसायन में सीधे सीधे आपको क्रम पूछे जाएंगे, क्रम को बोलते हैं ऑर्डर। जैसे आपको आयनन ऊर्जा का ऑर्डर पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, इस तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेह नहीं, इलेक्ट्रॉन बंधता क्या होती है, इसके ऑर्डर पूछ लिए। इस तरीके के ऑर्डर सीधे सीधे पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। कार्बनिक विज्ञान में आपको IUPAC नाम का क्वेश्चन आ जाएगा। ये IUPAC क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, ठीक है। यदि आपको दे दिया कि जैसे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया कि KMnO4 दे दिया, KMnO4 दे देगा और आपको पूछ लेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा, या K2Cr2O7 दे दिया, फिर पूछ लेगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये सारे ऐसे ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। अब देखो हमारे केमिस्ट्री के अंदर अपन 33 क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने क्वेश्चंस की जी, 33 क्वेश्चंस की। मेरी गारंटी है 33 में से आपको 30 क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हो। यदि प्रॉपर तरीके से आप इस सिलेबस को फॉलो कर लें तो 30 क्वेश्चन आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हो। ऐसा आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि देखो फिजिक्स वाले टीचर है ना, उनमें नए नए क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, तो काफी बार तो वही फेल हो जाते हैं, ठीक है। यदि इस बार का सेकंड ग्रेड का पेपर देखें तो सेकंड ग्रेड के पेपर में फिजिक्स वाले टीचरों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, तो क्वेश्चनों के वो आंसर भी लेके नहीं आए अब तक, और नए कोर्स उन्होंने लॉन्च कर दिए। रीजन क्या है, क्योंकि नए क्वेश्चन आ गए, नए क्वेश्चन में टीचर भी फेल हो जाते हैं। और ज्यादातर जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो तो बीटेक वाले पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही अपन बात करें टीचर्स की, केमिस्ट्री के अंदर तो क्या है कि जैसे नीट जेईई में बात करें तो ज्यादातर टीचर है ना वो वही पढ़ा रहे हैं जो जैसे MSc कर रखी है, या फिर बीटेक वाले तो बहुत कम आते हैं, MSc वाले ही ज्यादातर आपको कोचिंग्स में टीचर्स मिलेंगे। लेकिन फिजिक्स के जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनकी बात करें अपन, जिन्होंने बीटेक या एमटेक कर रखा है, वो सारे नीट जेईई को ही पढ़ा रहे हैं। लेकिन कुछ जिन पे नीट जेईई नहीं पढ़ती है ना, वो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए समझ सकते हो आप, फिजिक्स में ऐसा लोचा है कि वहां टीचर भी फेल हो जाता है। लेकिन हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत हर बार, क्योंकि रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, यहाँ क्या होता है, रिपीटेशन, नए क्वेश्चन बनने के चांस नहीं रहते, क्योंकि बनाएगा तो कुछ ना कुछ डाटा चेंज कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। इसलिए हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत यदि कोई केमिस्ट्री से बिलोंग करता है तो यदि वह 33 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन को आसानी पूर्वक अप्रोच कर जाएगा। लेकिन बायोलॉजी वैसे ही रटने का विषय है, उसमें रट नहीं पाते अपन, इसलिए वहां परेशानी आती है। तो याद रखें केमिस्ट्री के अंतर्गत अपन हाई स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ आप फिजिक्स और जो बायो है उन दोनों को कवरेज कर सकते हो। अब इसके लिए अपन ने सिलेबस की बात कर ली है, 3-3 क्वेश्चन आने वाले हैं। कभी किस्मत अच्छी होगी तो 34 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी 33 क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि सर इनको पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि मेनली बात होती है पढ़ना। अच्छा कंटेंट कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आजकल ये जो यूट्यूब का दौर है या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां अपने को पढ़ने के बहुत तरीके हैं, लेकिन पढ़ें क्या, ये मेन बात है, क्योंकि अच्छा कंटेंट बहुत कम ही मिल पाता है। इसलिए अपन ऐसे संस्था से जुड़े या ऐसे टीचर से जुड़े जिसको इनको पढ़ाने का काफी अनुभव रहा है। अर्थात हर बार यदि क्वेश्चंस की अप्रोच देखें तो कहाँ से हो रही है और ये अप्रोच अपन कहाँ से लगाएंगे, इसकी अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपसे सिलेबस की बात कर ली है, अब अपन बात करेंगे कहाँ से इनको पढ़ना है। तो देखो, एक तो होता है कि आप किसी कोचिंग से कर रहे हो, तो कोचिंग में भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अपन को क्या पढ़ना है, क्योंकि काफी बार टीचर सिलेबस के चक्कर में कुछ सरल पढ़ाकर छोड़ जाता है, और जिसके कारण क्या होता है हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अपने को आना चाहिए। कोचिंग करने का एक ही मतलब है कि अपना कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए जो उसके आसपास के क्वेश्चनों को आसानी पूर्वक सॉल्व करवा दे। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो हमारा कंटेंट किसी भी काम का नहीं है।
तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि नेक्स्ट बात आती है इंपॉर्टेंट बुक की। अब देखो, एक तो या तो आप कोचिंग कर लो या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, क्योंकि ये जो पेपर है ये 12th पास तो नहीं दे सकता, क्योंकि 12th में 18 साल का बच्चा नहीं हो पाता, 16-17 का हो पाता है। तो कम से कम इस पेपर में जो बैठने वाले स्टूडेंट हैं वो या तो बीएससी करे हुए होंगे, या 1-2 साल नीट की तैयारी करने वाले होंगे, या फिर और भी ग्रेजुएशन या एमएससी वाले भी स्टूडेंट बैठ सकते हैं। अर्थात अपना जो पेपर का लेवल है, वो पढ़ने का जो तरीका है, वो क्या क्या पढ़ना चाहिए अपने को। तो देखो, सबसे पहले तो यदि आप खुद तैयारी कर रहे हो तो क्लास 11th और क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी लेके आ जाओ, ओल्ड एनसीईआरटी लेकर के आ जाओ, उनसे आप तैयारी कर सकते हो। जिसके अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना है, आपको बुक को रीड करना है, एनसीईआरटी को रीड करके जितने भी उसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं और एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनको ही आप यदि सॉल्व कर लेते हो तो आपका पूरा सिलेबस आसानी पूर्वक कवर हो जाएगा, कोई भी टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन कहोगे सर एनसीईआरटी हमारे समझ में नहीं आती है, तो फिर समझो, यदि आपके घर में या आपने ही कहीं से तैयारी की है, जैसे आपके पास में एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, रेजोनेंस या अदर इंस्टीट्यूट के किसी के भी मॉड्यूल हों और वो भी नीट लेवल के मॉड्यूल हों, तो आप वहां से भी इनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और थ्योरी भी मिल सकती है। इसके बाद में यदि आप इन सभी से अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेते हो तो आपका काम क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा। क्या बताया मैंने? देखो, आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी आनी चाहिए, एनसीईआरटी क्लास 11th की और 12th की एनसीईआरटी हो आपके पास, या इसके अलावा एलएन के मॉड्यूल हो, आकाश के मॉड्यूल हो, या कोई भी अदर इंस्टीट्यूट हो उसके नीट लेवल के मॉड्यूल होने चाहिए। किसके होने चाहिए? नीट लेवल के मॉड्यूल होने चाहिए, जिससे आप इनको पढ़ सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस करते हो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं, एक तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लो, या फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, अंतर्निहित क्वेश्चन, इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, ठीक है, उनसे काम हो जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जितने भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, उनको ही करना है। और भैया लास्ट में तो आप एक काम कर सकते हो, कुंभज क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो। इसके अंतर्गत जो ये नंबर है 8209799468, इस पर आप ऐड कर लो, ताकि अपन यहाँ जो आपको कोई भी पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो शेयर कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अब देखिएगा नेक्स्ट, अब मैं इसमें क्या है, आपको ये जो सिलेबस है ना, जो ये सिलेबस है ये क्लास 11th का है और क्लास 12th का है, इसलिए ये चैप्टर जो हैं ये अपन क्लास 11-12th में भी बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पर फ्री कराने वाला हूं। तो जो भी बच्चे या जो भी मेरे साथी राजस्थान लेवल स्टैंड की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो केमिस्ट्री का कोर्स कहीं से भी परचेज नहीं करें, ठीक है। आपको फ्री में यूट्यूब पर सारी क्लासें अवेलेबल करा दी जाएंगी, जिसके अंतर्गत आपको वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो सीधा सीधा पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, और जो भी विद्यार्थी साइंस वाले हैं वो यदि लेवल स्टैंड की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इस चैनल को शेयर भी कर दें। तो बताओ कैसा लगा आपको ये सिलेबस डिस्कशन, क्या क्या अपने को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी परिचर्चा मैंने आज कर ली है। तो आई होप आप सभी को एक रोड मैप मिल गया होगा कि अपन को यदि लेवल स्टैंड की तैयारी करनी है तो क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आज मैंने कर ली। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अपने साथियों के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।